आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम नज़दीक है, कुछ ही दिन बचे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो महत्वपूर्ण है और उनको व्याख्या सहित इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज का पहला क्वेश्चन देखो। आज जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो के अंदर, इसी क्लास के अंदर आपके याद हो जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है। सात सहेलियों का मंदिर है, ये कहाँ पर है। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड 2020 में क्वेश्चन पूछा है कि सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है। 1 नंबर पिलानी, 2 नंबर बीनमाल, 3 नंबर झालरापाटन, 4 नंबर पर है नागदा। तो यहाँ पर सात सहेलियों की मंदिर की बात करें तो झालरापाटन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है, झालरापाटन में है। और इसकी व्याख्या देखो, नागबढ़ द्वितीय द्वारा निर्मित पद्मनाभ सूर्य मंदिर झालरापाटन को सात सहेलियों का मंदिर या मंदिर के गर्भगृह में विष्णु की मूर्ति है, इसलिए उसे सात सहेलियों का मंदिर कहते हैं। खाजुराहो मंदिर शैली में बने इसकी कर्नल टोड ने चार भुजा मंदिर भी कहा है। ठीक है, इसको कर्नल टोड ने चार भुजा मंदिर भी कहा है। देखो, सात सहेलियों का मंदिर झालरापाटन में है। इसका निर्माण किसने कराया, नागबढ़ द्वितीय ने करवाया। इसके दूसरे नाम है सूर्य मंदिर और पद्मनाभ। ठीक है, ये इसके दूसरे नाम है। इन्हीं को सूर्य मंदिर है ना झालरापाटन में, इसी को सात सहेलियों का मंदिर कहते हैं। और बताया जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में, यानी बीच के अंदर है ना, मंदिर के एकदम बीच में विष्णु की मूर्ति लगी है। खाजुराहो मंदिर शैली में बनाया गया है। शैली कौन सी है, खाजुराहो शैली के अंदर बनाया गया है। ये कर्नल जेम्स टोड ने इसका दूसरा नाम दिया है चार भुजा मंदिर। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में भी जाना जाता है। तो अभी हमने देखा है सात सहेलियों के मंदिर का रूप दिया गया है या नाम दिया गया है सूर्य मंदिर को। तो 1 नंबर ऑप्शन पर दे रखा है, सात सहेलियों का मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, झालरापाटन के सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है, विशेषता पूछी गई है। तो 1 नंबर है आदिरथ, 2 नंबर है अष्टभद्र, 3 नंबर है सप्तरथ, 4 नंबर है अष्टसाल। तो झालरापाटन का जो सूर्य मंदिर है उसकी व्याख्या में ये दिया गया है कि सप्तरथ है, 7 रथ है। ठीक है, एक जैसे है ना, 7 रथ है, सूर्य मंदिर है, इसलिए झालरापाटन के अंदर सूर्य मंदिर की विशेषता हो गई सप्तरथ। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, झालरापाटन झालावाड़ के सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था। झालरापाटन या झालावाड़ का सूर्य मंदिर है वो निर्मित किसने किया, हमने पहले क्वेश्चन में इसका आंसर देखा था। 1 नंबर अर्णोराज दे रखा है, 2 नंबर नागबढ़ सेकंड दे रखा है, 3 नंबर बप्परावल दे रखा है, 4 नंबर पृथ्वीराज दे रखा है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नागबढ़ सेकंड। झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था नागबढ़ सेकंड के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है। तो ये सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा है कि सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है। 1 नंबर दे रखा है सूर्य मंदिर झालरापाटन, 2 नंबर सोमेश्वर मंदिर किराड़ू दे रखा है, 3 नंबर जगदीश मंदिर उदयपुर दे रखा है, 4 नंबर श्रीनाथ मंदिर नाथद्वारा दे रखा है। तो सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा है वो सूर्य मंदिर झालरापाटन मंदिर में ही प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके गर्भगृह में विष्णु की मूर्ति लगी हुई है और सूर्य मंदिर कहते हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशवपाटन में केशवराव का मंदिर निर्मित करवाया गया था। 1 नंबर है दोस्तों जोधपुर, 2 नंबर बीकानेर, 3 नंबर बूंदी, 4 नंबर है जैसलमेर। तो देखो इनमें से कौन सा शहर है जिसमें राव छत्रसाल द्वारा केशवरापाटन में केशवराव का मंदिर है उसको निर्मित कराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी में। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। केशवराव मंदिर बूंदी के केशवरापाटन में चंबल नदी पर स्थित है, जिसका राजा रंतीदेव ने संवत 1307 में निर्माण शुरू करवाया, परंतु 1641 में बूंदी के राव छत्रसाल ने इसे पूर्ण करवाया। यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। ठीक है, ध्यान रखना। केशवरापाटन मंदिर की बात करें तो बूंदी के अंदर है, चंबल नदी पर स्थित है और राजा रंतीदेव ने 1307 में निर्माण कराया इस मंदिर का, और 1600
1941 में बूंदी के राव 76 साल ने इसे पूर्ण करवाया। और यह मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है, तो ये बात भी ध्यान रखना। केसराय मंदिर है ये विष्णु को समर्पित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में केसराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? राजस्थान में केसराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर है, यह किस देवता को समर्पित है? 1 नंबर कृष्ण, 2 नंबर विष्णु, 3 नंबर राम, 4 नंबर पर शिव। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका विष्णु, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि केसराय पाटन बूंदी में जो मंदिर है ये हिंदू केशव मंदिर विष्णु को समर्पित है। ठीक है, विष्णु देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, मुछाला महावीर का मंदिर कहाँ स्थित है? मुछाला महावीर का मंदिर है वो कहाँ पर है? 1 नंबर नाडोल, 2 नंबर घाणेराव, 3 नंबर है बदनौर, 4 नंबर है मेनाल। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मुछाला महावीर का मंदिर है घाणेराव में, और मुछाला महावीर मंदिर है वो घाणेराव पाली में है। ठीक है, घाणेराव कहाँ पर है? पाली में, और मुछाला महावीर मुछाला और पाली। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? राजस्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है? 1 नंबर शाकंभरी मंदिर, 2 नंबर खाटू श्याम मंदिर, 3 नंबर बेराट का मंदिर, 4 नंबर है दिलवाड़ा मंदिर। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका खाटू श्याम मंदिर, क्योंकि राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर है ये महाभारत के एक पात्र बर्बरीक से संबंधित है, तो इनको वरदान मिला है खाटू श्याम जी को, जो कलयुग में पूजे जाएंगे। इसकी व्याख्या में देखो, सीकर स्थित खाटू श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे और वे अति बलशाली गद्दारी भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्य मूर की पुत्री मोरबी के पुत्र थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, लोदरवा प्रसिद्ध है। लोदरवा क्यों प्रसिद्ध है? ये जैन मंदिर के लिए लोदरवा प्रसिद्ध है। व्याख्या में देखें तो जैन मंदिर के लिए लोदरवा प्रसिद्ध है, लेकिन जैसलमेर के पश्चिमी दिशा में लोदरवा प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यह स्थान पुराणों में वर्णित प्राचीन काक नदी के तट पर स्थित है। यह जैसलमेर की स्थापना से पहले लोद राजपूतों की राजधानी थी, जिसे लोदरवा नाम दिया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता था? बडेर पद का प्रयोग करता था। 1 नंबर अहीर, 2 नंबर बंजारा, 3 नंबर सिरवी, 4 नंबर है देवासी। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? तो वो है सिरवी, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। आई माता का मंदिर जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा में स्थित है। सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी मानी जाती है। सिरवी लोग आई माता के मंदिर को दरगाह कहते हैं। आई माता का थान है जिसमें मूर्ति नहीं होती है, उसको बडेर कहा जाता है। और आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। इन्होंने छुआछूत की भावना को दूर कर निम्न वर्गों को ऊंचा उठाने का कार्य किया। ये नवदुर्गा मानी देवी का अवतार मानी जाती है। आई माता के थान पर अखंड ज्योति प्रचलित रहती है, जिससे हमेशा केसर टपकती रहती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि किस मंदिर के जो अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है उससे केसर टपकता है, तो वो है आई माता। ठीक है, आई माता। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलों से घिरा हुआ है? 1 नंबर है दोस्तों 41%, 2 नंबर है 21%, 3 नंबर है 61%, 4 नंबर है 81%। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 61.11% है। ठीक है, 61.11% है वो मरुस्थल से घिरा हुआ है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला के पश्चिमी व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है मरुस्थल के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल कितना है? 61.11% है, और जनसंख्या कितनी है? 40% है मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? 1 नंबर पूर्वी मैदानी प्रदेश, 2 नंबर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 3 नंबर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, 4 नंबर अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा इसका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो मरुस्थल पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है, क्योंकि मिट्टी कहाँ पर है? मरुस्थल में है। मरुस्थल कहाँ पर है? पश्चिम में है। और मैदान कहाँ पर है? पूर्वी में है। तो ये कहाँ से चलकर कहाँ जाएगा? पश्चिम से पूर्व की तरफ ही जाएगा। 1 नंबर पूर्व से पश्चिम, 2 नंबर दक्षिण से उत्तर, 3 नंबर पश्चिम से पूर्व दे रखा है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? 1 नंबर राजस्थान, 2 नंबर राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश, 3 नंबर राजस्थान पंजाब, 4 नंबर है राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा। तो थार मरुस्थल है ये 4 राज्यों में है, 4 राज्यों में है, ठीक है, राजस्थान पंजाब हरियाणा गुजरात। ये चीज़ आप ध्यान रखना, राजस्थान पंजाब गुजरात और हरियाणा में मरुस्थल का विस्तार है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत में 85% और पाकिस्तान में 15% है। इसका विस्तार भारत में राजस्थान में 62% है। हरियाणा गुजरात पंजाब में थार मरुस्थल का उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा है, 300 किलोमीटर चौड़ा है। रेतीला मरुस्थल है, इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किमी है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल में है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालू का स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं, खड्डे होते हैं वो भर जाते हैं, बड़े बड़े बालू का स्तूप है। ये मध्यवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाई जाती है उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखली स्थान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का लगभग क्षेत्रफल कितना है? पश्चिमी मरुस्थल का 1 नंबर है 2,42,239 वर्ग किलोमीटर और 2 नंबर ऑप्शन है 75,000 वर्ग किलोमीटर, 3 नंबर ऑप्शन है 1,75,000 वर्ग किमी, 4 नंबर दे रखा है 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1,75,000 हो जाएगा, क्योंकि मरुस्थल का क्षेत्रफल आपने अगर नहीं देखा है तो देख लेना, 1.75 लाख मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पर पूरा लिखा गया है 1,75,000 वर्ग किमी। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का परिगणित मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग कितना है? तो राजस्थान का परिगणित जो मरुस्थलीय क्षेत्रफल है वो कितना है? मरुस्थलीय क्षेत्र का लगभग क्षेत्र कितना है? 1,79,250.67 वर्ग किमी। तो ये सही एग्जिट है, एकदम सही है, 1,79,250.67 किलो वर्ग किमी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? 1 नंबर है लगभग 1/4, 2 नंबर लगभग 1/3, 3 नंबर है लगभग आधा, 4 नंबर है लगभग 2/3। सही आंसर है लगभग 2/3, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो लगभग 2/3। अगला क्वेश्चन है, भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तान में है? 1 नंबर 90%, 2 नंबर 75%, 3 नंबर 35%, 4 नंबर पर 60%। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर राइट करते हैं आंसर तो 35 के आसपास है, ठीक है। और थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो लगभग 30 और 35 के बीच में है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं मिला है, इसलिए बोन्स मिला है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? तो 1 नंबर गोबी रेगिस्तान, 2 नंबर थार रेगिस्तान, 3 नंबर सारा रेगिस्तान, 4 नंबर कलाहारी रेगिस्तान। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान। राजस्थान में मरुस्थल है वो है थार रेगिस्तान मरुस्थल, 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन कौन सा है? 1 नंबर देखो, संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालू का स्तूप क्षेत्र है। 2 नंबर है ये लगभग 1,75,000 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है। 3 नंबर है ये 25 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। 4 नंबर है भालेरी चूरू मेंढा नदी घाटी शिखर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो 2, 3 और 4 बात करें 2 नंबर की तो ये 1,75,000 वर्ग किमी है, ठीक है, ये सही है। उसके बाद में 3 नंबर दे रखा है ये 25 सेमी समवर्षा रेखा है पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है, क्योंकि 25 सेमी समवर्षा रेखा ये अर्धशुष्क जो भाग है मरुस्थल का उससे अलग करती है, ठीक है। और भालेरी चूरू मेंढा नदी घाटी शिखर में बरखान प्रकार के बालू का स्तूप है, तो ये भी सही है। तो 1 नंबर गलत है, क्योंकि संपूर्ण मरुस्थल रेतीला बालू का स्तूप क्षेत्र नहीं है, 1 नंबर गलत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भू जलवायविक प्रमाणों के आधार पर
आज से लगभग कितने वर्ष पहले राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? तो 7000 वर्ष पहले, 7000 वर्ष पहले राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? 1 नंबर उत्तरी भाग, 2 नंबर दक्षिणी भाग, 3 नंबर उत्तरी पूर्वी भाग, 4 नंबर उत्तरी पश्चिमी भाग। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। इसकी समुद्र तल से सामान्यतः ऊंचाई 200 मीटर दक्षिणी भाग में और 300 मीटर उत्तरी भाग में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला है? 1 नंबर 9, 2 नंबर 14, 3 नंबर 11 और 4 नंबर 12। तो अभी तो नए जिले बना दिए, उसके पहले 12 ही जिले थे, ठीक है, पहले 12 थे, अभी लगभग 18 है, 18 या 20 बीच में है, ठीक है, 18 और 20 के बीच में है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उसके व्याख्या देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, गतिशील रेत के टिल्ले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? गतिशील जो रेत के टिल्ले हैं उसको राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? 1 नंबर ढोर, 2 नंबर रोहिड़ा, 3 नंबर खेजड़ी, 4 नंबर दरियन। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका दरियन बोलते हैं। गतिशील रेत के टिल्ले को राजस्थान में स्थानीय भाषा में दरियन कहते हैं। और इसकी व्याख्या में देखो, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टिल्ले, धोरे या दरियन के अधिक फैलाव के कारण थली रेत कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है। इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में ढांड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? ढांड के नाम से 1 नंबर नखलिस्तान, 2 नंबर चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त और 3 नंबर है उत्सुक बेसिक और 4 नंबर है मरुस्थल में पलायाम। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त है उसे ढांड कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको इतने ही मिलेंगे इस वीडियो में। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में बताना। आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम से पहले हम कंप्लीट करेंगे। समय कम बचा है सेकंड ग्रेड का, लेकिन हम अपने क्वेश्चन पूरे करेंगे। आप अगर पहली बार इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि स्पेशल सेकंड ग्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन डाले जाते हैं हमारे पास। और जो अन्य कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो तो क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि राजस्थान जी के अलग तो है नहीं इसमें कि राजस्थान जी के सेकंड ग्रेड का अलग है, अन्य कोई एग्ज़ाम है जैसे थर्ड ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का है, कोई भी चतुर्थ श्रेणी का है, तो उनका सेम जीके है, जीके तो समान ही रहने वाला है, बस लेवल है थोड़ा सा, ठीक है, लेवल का ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन और जो ऊपर के मेन जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई डीप क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। और यही जो RMSS बोर्ड के जो सचिव है उन्होंने पोस्ट किया था कि जो पुराने क्वेश्चन है आपने अंडरलाइन कर रखी है, क्वेश्चन वही आएंगे, नए क्वेश्चन में ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। पुराने क्वेश्चन जो आप कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं वही क्वेश्चन हम एग्जाम में डालेंगे। तो वही क्वेश्चन आए थे पटवारी के अंदर, तो ध्यान रखना पुराने क्वेश्चन आजकल है वो नए ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, क्योंकि पुराने क्वेश्चन है ना वो याद तो रह जाते हैं लेकिन एग्जाम के अंदर उनमें से गलत ज़्यादा होते हैं, ऑप्शन के अंदर पकड़ नहीं कर पाते हैं, गलत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वही स्थिति रहती है जो नए क्वेश्चन में होती है उससे बेहतर ही रहती है। तो पुराने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको इजी लगता है तो उसको एक बार फिर से देखना, इजी है वही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज करेगा। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में बता देना। आप किस सब्जेक्ट की सेकंड ग्रेड के अंदर एग्ज़ाम देने वाले हैं ये भी आप कमेंट में ज़रूर बता देना। और अगर आपको पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब है, आपके सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कब होगा, जीके का कब होगा, तो उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो डाल रखा है जिसके अंदर एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है, एडमिट कार्ड के बारे में बताया कब आएगा, पूरी की पूरी डिटेल बता रखी है। आपका एग्ज़ाम के साथ में जीके का एग्ज़ाम कब होगा, एक दिन होगा, अलग अलग होगा, एक स्कूल में होगा, अलग अलग स्कूल में होगा, तो अलग अलग दिन में होगा, ये पूरी डिटेल हमने अलग से एक वीडियो में डाल रखी है, जहाँ पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है उसी के हिसाब से उसी को देखते हुए हमने ये वीडियो है वो बनाया था जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में, नई जानकारी के साथ में। पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर लेना
और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।